पे। तो ये रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट कल मैंने आपको बता दिया था। दिस वाज द रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट बीइंग डिस्कस इन द लास्ट क्लास। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। कॉन्सेंट्रेट करना आज के टॉपिक पे, फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक compressive strength. So next of the point of discussion is characteristics compressive strength. So next point of discussion is characteristics compressive strength. कल हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करी थी, आज हम किसकी बात कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। अभी होती क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ये वो स्ट्रेंथ है जिसके नीचे आपको 5% से ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब इस बात को समझाने के लिए एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट सपोज मैंने 100 सैंपल लिए, यानी 100 स्पेसिमेन लिए। आई हैव टेकन दी 100 स्पेसिमेन। आप सैंपल भी ले सकते हो, तो अगर आप 100 सैंपल लोगे तो आपके 300 स्पेसिमेन हो जाएंगे। फिर हर 3 स्पेसिमेन की जो एवरेज वैल्यू होगी मेरे सैंपल की स्ट्रेंथ होगी। क्लियर है चीज? तो लेट सपोज मैंने 100 सैंपल लिए, इसके अंदर 300 स्पेसिमेन थे। हर 3 स्पेसिमेन की जो स्ट्रेंथ निकल के आई एवरेज, उसको मैंने सैंपल की स्ट्रेंथ बोला। मेरे पास 100 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रिजल्ट आ गया। मेरे पास 100 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रिजल्ट आ गया। वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिससे छोटे आपको बस 5 रिजल्ट मिले, उसको क्या बोलेंगे? वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिससे छोटे आपको सिर्फ 5 रिजल्ट मिले, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे। सो स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन द 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल विल बी टर्म्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका मतलब जो स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में छठे नंबर पे आएगी, वो क्या कहला देगी? वो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहला देगी। क्लियर है चीज? हम कंक्रीट की डेजिग्नेशन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब एट 28 डेज। अब ध्यान रखना है, जो आपने स्ट्रेंथ निकाली है ये 28वें दिन पे निकाली हुई है, क्योंकि हमें पता है कंक्रीट के अंदर जो हाइड्रेशन है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है इनफाइनाइट टाइम तक। तो हमें टाइम को भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। वी हैव टू स्पेसिफाई द टाइम टू रिपोर्ट द स्ट्रेंथ। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डेजिग्नेट करते हैं कंक्रीट की एट द एज ऑफ 28 डेज। क्लियर है बात? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? 2 पॉइंट बताएं आपको भी। 2 पॉइंट्स आई डिस्कस, दोनों को मेंशन भी कर देता हूं। दोनों को मेंशन किया, वी कैन से इट इज द स्ट्रेंथ below which not more than 5% of the test results are expected to fall. क्लियर चीज? नेक्स्ट हम रिपोर्ट कैसे करते हैं? विल से concrete is designated by characteristics compressive strength. Characteristics compressive strength at the age of 28 days. तो ये ध्यान रखना है आपको, 28 दिन की स्ट्रेंथ को हम रिपोर्ट करेंगे। विल रिपोर्ट दी स्ट्रेंथ एट द एज ऑफ 28 डेज होगी। क्लियर? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? अब सवाल ये आता है कि हमारा कंक्रीट वही है, हमारा कंक्रीट तो वही है, मिक्सचर वही है हमारी, हमने सैंड भी वही ले रखी है, एग्रीगेट भी वही ले रखे हैं, कोर्स एग्रीगेट भी वही ले रखे हैं, पानी भी उतना ही मिला रखा है, एडमिक्सचर भी सेम मिला रखे हैं। तो सवाल ये कि स्ट्रेंथ में वेरिएशन आती क्यों है? व्हाई द वेरिएशन कम्स इन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट? रीजन बीइंग, जो हमारा मटेरियल है कंक्रीट, ये नॉन होमोजीनियस है। इट इज नेवर ट्रूली होमोजीनियस। तो अगर आप सारे पैरामीटर्स को सेम भी रख दो, इवन इफ यू कीप ऑल द पैरामीटर्स टू बी सेम, सिंस अवर मटेरियल इज नॉन होमोजीनियस, हर स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ में आपको वेरिएशन मिलेगी। यू विल फाइंड द वेरिएशन इन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। क्लियर है चीज? अब जब आप टेस्ट परफॉर्म करते हो और जब स्ट्रेंथ को रिपोर्ट करते हो, इसको शो करने के मेरे पास 3 तरीके हैं, जो ऑलमोस्ट मैं हर क्लास में आपको बताता हूं।
किसी भी रिजल्ट को बताने के 3 तरीके मेरे पास, किसी भी रिजल्ट को बताने के 3 तरीके हमारे पास। हम रिजल्ट को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, अगले पेज पे बता रहा हूं मैं। सो आई एम गोइंग ऑन द नेक्स्ट पेज। तो किसी भी रिजल्ट को बताने के 3 तरीके मेरे पास। पहला मैथमेटिकल है, टेबल के फॉर्म में, और ग्राफिकल तरीका। तो एक मैथमेटिकल तरीका, एक टेबुलर फॉर्म, और एक हमारा ग्राफिकल तरीका। मैं आपको ये जो रिजल्ट है किसका, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, इसको ग्राफिकली दिखा रहा हूं। कैसे दिखा रहा हूं ग्राफिकली? मैंने वाई एक्सिस पे मार्क करी फ्रीक्वेंसी, मैंने वाई एक्सिस पे मार्क करी फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सिस पे मार्क करी मैंने स्ट्रेंथ, और एक्स एक्सिस पे मार्क करी स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑन एक्स एक्सिस आई मार्क दी स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस पे हमारी स्ट्रेंथ है, वाई एक्सिस पे हमारी फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब आपका ये कर्व क्या बताएगा? आपका ये कर्व बताएगा कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ टेस्ट के टाइम पे कितने सैंपल्स की मिली है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ टेस्ट के टाइम पे कितने सैंपल्स की मिली है, ये हमें ये वाली कर्व बता देगी। तो कर्व कैसे बताएगी, एग्जांपल ले लेते हैं। तो कुछ मैं एग्जांपल दे देता हूं उसके अंदर, फ्यू एग्जांपल्स कैन बी रिटन। लेट सपोज ये हमारी रिजल्ट निकल के आती है, कर्व में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा तो इग्नोर करना उसे। इफ देयर इज स्लाइट वेरिएशन इन द कर्व यू कैन इग्नोर इट, वो जरूरी नहीं है परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बन जाए मुझसे। सो यू कैन इग्नोर दैट वेरिएशन, उस वेरिएशन को आप इग्नोर कर सकते हो। लेट सपोज ये हमारी वेरिएशन निकल के आ गई, मैंने आर्बिट्री वैल्यूज लिख दी हैं। तो 19, 20, 21, 22, लेट सपोज दिस इज 25, 30। फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी है 10, लेट सपोज 15, लेट सपोज 25, लेट सपोज ये है 12 और ये है 8। तो कितने सैंपल हमारे टेस्ट हुए? 20, 30, 40, 50 और 60 सैंपल टेस्ट हुए हमारे। 60 सैंपल्स आर बीइंग टेस्टेड। तो ये हमारे 60 सैंपल्स हैं। तो मैंने 60 सैंपल कंक्रीट के टेस्ट किए, सैंपल्स की अलग अलग स्ट्रेंथ निकल के आई। उस स्ट्रेंथ को मैंने कैसे रिपोर्ट कर दिया? उस स्ट्रेंथ को मैंने रिपोर्ट कर दिया एक हिस्टोग्राम के फॉर्म में। क्लियर चीज? तो एक कर्व मुझे क्या बता रहा है? एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के मुझे कितने सैंपल मिले। सैंपल की स्ट्रेंथ की वेरिएशन क्यों आ रही है? वेरिएशन इसलिए आ रही है क्योंकि कंक्रीट हमारा नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर है यहां तक की कहानी? अगर जो मैंने अभी 60 सैंपल लिए हैं, मैं 60 की जगह 6000 सैंपल ले लूं, 60 की जगह 6000 सैंपल ले लूं, आपको ये जो हिस्टोग्राम दिख रहा है, आपको ये जो हिस्टोग्राम दिख रहा है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? द हिस्टोग्राम व्हिच यू आर ऑब्जर्विंग विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? यही हिस्टोग्राम आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। The same histogram will be converted into frequency distribution curve. So if I increase the sample size, अगर मैं sample size को बढ़ा दूं, अभी sample size कितना है? 60 है बस। Presently the sample size is 60. So if I simply increase the sample size, the same frequency distribution curve will be obtained. Histogram हट जाएगा, frequency distribution curve आ जाएगी। कैसी होती है frequency distribution curve? वो मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूं। तो ये हमारी frequency distribution curve है। तो y axis पे frequency है, x axis पे हमारी स्ट्रेंथ है। ऑन एक्स एक्सिस वी आर गेटिंग दी स्ट्रेंथ। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन जाएगी। क्लियर है? ये कर्व मैंने आपको पर्ट सीपीएम में भी बताई थी। दिस कर्व आई हैव डिस्कस इन पर्ट सीपीएम आल्सो। सेम कर्व वहां पे बताई थी, एग्जैक्टली सेम कर्व निकल के आई थी और डिटेल में भी डिस्कस किया था। नाउ फॉर मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल, मोस्टली जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं उनके लिए ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सिमेट्रिक निकल के आती है। अब जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोल देते हैं। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैंने अभी क्या जानकारी दी आपको कि कंक्रीट नॉन होमोजीनियस है, हर स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ अलग अलग आएगी। अगर मैं उसको रिपोर्ट करूं कर्व के फॉर्म में, हिस्टोग्राम बनेगा। अगर आप सैंपल ज्यादा बना दोगे, इफ यू इंक्रीज द सैंपल, हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आएगी। और ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए हमारी ये कर्व नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है या बेल शेप्ड करवाती है। क्लियर है? फिर हमें यह भी पता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जैसे मीन निकाल रखा था आपने, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे मीन ऑफ स्ट्रेंथ। ऑब्जर्वेशन किसकी चल रही है? स्ट्रेंथ की चल रही है। तो आप मीन ऑफ स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, तब आप डेविएशन ऑफ स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो स्ट्रेंथ की, आप वेरिएंस निकाल सकते हो स्ट्रेंथ का, और वेरिएंस निकालना भी बताया था आपको पर्ट सीपीएम के अंदर। तो ये स्टैटिस्टिकल डाटा तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हमने पर्ट सीपीएम में किया था। क्लियर है? तो आप मीन निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो, मोड निकाल सकते हो, वेरिएंस निकाल सकते हो, डेविएशन निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो।
फिर हमें यह भी पता है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है. व्हाट डज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्निफाइज? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये सिग्निफाई करता है कि हमारी मीन स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में सैंपल की स्ट्रेंथ कितना डेविएट कर रही है, और ये डिसाइड करता है कौन? क्वालिटी कंट्रोल. दिस इज बीइंग डिसाइडेड बाय द क्वालिटी कंट्रोल ओवर द कॉन्क्रीट सैंपल. जितना अच्छा क्वालिटी कंट्रोल होगा हमारा सैंपलिंग के अंदर या कंक्रीट की प्रिपरेशन के अंदर, उतनी ही आपको वेरिएशन कम मिलेगी हमारे सैंपल्स के अंदर. इसका मतलब आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम निकल के आएगी. पर अगर क्वालिटी कंट्रोल हमारी पुअर है, क्वालिटी कंट्रोल हमारी पुअर है, तो उस केस के अंदर आपको सैंपल्स की जो स्ट्रेंथ है उसमें डेविएशन ज्यादा निकल के आएगी. क्लियर है चीज? तो जो डेविएशन होता है और जो वेरिएंस होता है वो हमें यह बताता है कि हमारे सैंपल्स में जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना ज्यादा वेरिएट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मीन. मीन के रिस्पेक्ट में ये वेरिएशन निकल के आती है. तो इस बात को समझने के लिए अगर मैं आपको 3 कर्व बना के दूं, टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, इफ आई शो यू 3 कर्व, जरा बताना इन तीनों कर्व में से क्या सिग्निफिकेंस निकालते हो? व्हाट सिग्निफिकेंस यू ड्रॉ फ्रॉम दीज 3 कर्व. तो मैं 3 कर्व बना के दे रहा हूं आपको, इन तीनों कर्व की सिग्निफिकेंस निकाल के बताइए क्या आ रही है. व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज 3 कर्व. तो पहला कर्व सो फर्स्ट कर्व, ये पहली कर्व है. फिर दूसरी कर्व, सेकंड कर्व, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लैक ले लेते हैं. देन थर्ड ऑफ द कर्व. अब जरा चेक करना, ये 3 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकल के आए हमारी. 3 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर बीइंग रेफर्ड बाय अस. तो 3 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है. जो हमारी ब्लैक वाली कर्व है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम है. इसका मतलब जो वैल्यूज है वो मीन के आसपास ही चल रही हैं. द वैल्यूज आर वेरी नियर बाय टू द मीन ओनली. तो ये हमारी मीन है ऑब्जर्वेशन की. दिस इज द मीन स्ट्रेंथ. तो आप बोल सकते हो FM, तो मीन स्ट्रेंथ है हमारी. सो दिस इज अवर मीन स्ट्रेंथ. तो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर नियर बाय टू द मीन स्ट्रेंथ. इसका मतलब क्वालिटी कंट्रोल क्या है? वेरी गुड. तो ब्लैक वाली के लिए क्वालिटी कंट्रोल वेरी गुड. सो वेरी गुड क्वालिटी कंट्रोल. सो वेरी गुड क्वालिटी कंट्रोल. तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही अच्छा है यहाँ पे. जो हमारी ग्रीन वाली कर्व है उसमें क्या है? कंपैरेटिवली क्वालिटी कंट्रोल पुअर है. तो वेरी गुड का मैंने क्या कर दिया? एक लेवल नीचे कर दिया, तो गुड कर दिया. तो मैंने बोला गुड क्वालिटी कंट्रोल. सो आई विल से गुड क्वालिटी कंट्रोल क्योंकि डेविएशन ज्यादा है. और जो रेड वाली कर्व है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और ज्यादा है. तो आप एवरेज बोल सकते हो या पुअर बोल सकते हो. तो आप बोल दो एवरेज और पुअर क्वालिटी कंट्रोल. तो क्वालिटी कंट्रोल ये डिसाइड करती है कि आपके जो स्पेसिमेन है उसकी स्ट्रेंथ में कितना वेरिएशन निकल के आ रहा है. ये वेरिएशन हमें कौन सा पैरामीटर बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है या वेरिएंस बताता है. So this is being indicated either by standard deviation or by variance. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? चलें आगे. जो सेवाग और ड्रेविड का कंसेप्ट सीपीएम में बताए थे वही वाले एग्जांपल इधर भी, बिल्कुल एग्जैक्टली वो वाले एग्जांपल भी इधर ही काम करेंगे. एग्जैक्टली सेम एग्जांपल यहां पर भी एप्लीकेबल है. फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, इफ आई वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर अकरेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्या करते हैं हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय व्हाट? समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी. तो एक तरीका तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी निकालने का. दूसरा तरीका क्या है? हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की मदद ले लें. So instead of using frequency distribution curve, we can take the help of what? We can take the help of a probability distribution curve. और probability distribution curve क्या होती है? Probability distribution curve एक specialized frequency distribution curve होती है जिसकी हाइट को हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि एरिया अंडर द कर्व क्या आ जाए? यूनिटी आ जाए. ये बात भी आपको PERT CPM में बता रखी है. दिस स्टोरी आल्सो आई हैव डिस्कस्ड इन PERT CPM. तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है फॉर द अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, तो हम कौन सी कर्व की मदद लेंगे? हम मदद लेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की. सो विल टेक द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. सो विल टेक द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या प्रॉपर्टी होती है इस कर्व की? व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कर्व? The property of this curve is कि एरिया अंडर दिस कर्व इज यूनिटी. इस कर्व के अंडर का एरिया कितना होता है?
इस कर्व के अंडर का एरिया निकल के आता है यूनिटी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कर्व, ये प्रॉपर्टी निकल के आती है इस कर्व की। सो एरिया अंडर दिस कर्व इज यूनिटी। और ध्यान रखना इस कर्व के वाई एक्सिस पे आपको क्या नहीं मिलेगी, इस कर्व के वाई एक्सिस पे आपको प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी, इस कर्व के वाई एक्सिस पे आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन मिलेगा fx। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। सो प्रॉपर्टी ऑफ दिस कर्व इज एरिया अंडर दिस कर्व इज यूनिटी। तो इस कर्व का एरिया क्या है, इंटीग्रल fx dx, कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक 1। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो। फिर हमने ये भी डिस्कस कर रखा है उसी टॉपिक के अंदर कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या कर लेंगे, कर्व का एरिया निकाल लेंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन तक। जैसे एग्जांपल लेट अस सपोज मुझे ये पता करना है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। सो दिस इज अवर मीन स्ट्रेंथ, ये हमारी मीन स्ट्रेंथ है एफएम, और ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। अभी पीछे बता के आया हूं मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिलने की प्रोबेबिलिटी है हमारी 5%। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5%। तो अगर मुझे किसी भी ऑब्जर्वेशन मिलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कैसे निकालें, आप कर्व का एरिया निकाल लो उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन तक। सो आई विल सिंपली फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व अप टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये एरिया कितना निकल के आएगा कर्व का, ये एरिया निकल के आएगा 5% ऑफ टोटल एरिया। सो दिस विल बी इक्वल टू 5% ऑफ 1, so 0.05. So this will come out to be 5% of total area which is equal to 0.05. टोटल एरिया तो हमारा 1 था। तो ये जानकारी भी मैंने आपको दे रखी थी पहले। दिस इंफॉर्मेशन वाज आल्सो बीइंग गिवन टू यू। क्लियर है कहानी, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस। नाउ द पॉइंट इज अब इसको यूज कहां पर करना है, अब इस पूरी कहानी को हमें यूज कहां पर करना है, इसको हमें यूज करना है डिजाइनिंग ऑफ कंक्रीट के अंदर। जब आप डिजाइन मिक्स बनाते हो, व्हेन डिजाइन मिक्स इज प्रिपेयर्ड फॉर टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ। जब हम डिजाइन मिक्स बनाते हैं वो किसके लिए बनाया जाता है, मेरी टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ के लिए बनाया जाता है। तो हम कैसे निकालें डिजाइन मिक्स, तो वील से डिजाइनिंग इज बीइंग डन फॉर द वैल्यू ऑफ टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ये हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। सो आई विल से डिजाइनिंग इज डन फॉर टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ, और हमारी टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ कितनी होगी, जो हमारे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ होगी। सो वील से डिजाइनिंग इज डन फॉर टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ। डिजाइनिंग की जाती है टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ के लिए। और ये टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाए, देखो इस कर्व को, सी दिस कर्व। अगर मैं इस कर्व को देखूं, टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ में कैसे निकाल सकता हूं, I can say targeted mean strength is equal to characteristic strength FCK plus K into sigma। इसमें क्या जोड़ दो, K into sigma जोड़ दो। अब K into sigma क्या है, ये हमारी K into sigma। So this value is K into sigma। कलर चेंज करता हूं, ये वैल्यू हमारी K into sigma है। So this value is equal to K into sigma। So K into sigma। तो हमारी डिजाइनिंग हमेशा होती है किसके लिए, टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ के लिए। टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहां से निकल के आएगी, हाउ टू फाइंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट। ये टेस्ट परफॉर्म करके निकल के आएगा। तो एफसीके हमारी टेस्ट परफॉर्म करके निकल के आती है। यहां पे दो पैरामीटर आए, एक के आया और एक क्या आया, सिग्मा आया। इस के को आपने पर्ट सीपीएम वाले टॉपिक के अंदर जेड बोला था। इस के को आपने पर्ट सीपीएम वाले टॉपिक के अंदर जेड बोला था। जेड मतलब क्या, Z का मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। Z का मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किससे लिंक्ड था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वाज लिंक्ड विद द प्रोबेबिलिटी। जैसे एग्जांपल 50% प्रोबेबिलिटी के लिए Z कितनी है, 50% प्रोबेबिलिटी के लिए Z कितनी आती थी, ये तो स्टैंडर्ड टेबल बना के दिखाई थी मैंने आपको कि अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 50% होती है तो Z की वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ Z इज हाउ मच, 0। तो 50% प्रोबेबिलिटी अटेन करने के लिए Z की वैल्यू 0। बिल्कुल सही बात है, अग्निहोत्री ट्यूटोरियल, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। उसी तरीके से अगर Z की वैल्यू 1 होती है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आती है
उसी तरीके से अगर z की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आती है? अगर z की वैल्यू फॉर z इक्वल्स टू 1 प्रोबेबिलिटी इज हाउ मच? ये वाली वैल्यू बता रखी है आपको मैंने, दिस इज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड। फॉर z इक्वल्स टू 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी? फटाफट से बताओ, ये जो टेबल बना के दिखाई थी मैंने आपको वहां पे, दिस टेबल आई हैव डिस्कस्ड। z की वैल्यू 1 कितनी प्रोबेबिलिटी के लिए आती है? इंफिनिटी के लिए। ये कौन आ गया इंफिनिटी वाला? इंफिनिटी पे पहुंच गया 50%। हे भगवान, .9484। रिवीजन तो कर लिया करो भाई, रिवीजन तो कर लिया करो, गो फॉर द रिवीजन। अगर रिवीजन करोगे भी तो पेपर भी होने वाला है आपका, अभी तो पेपर भी होने वाला है आपका। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी z कम्स आउट टू बी 1? अच्छा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दो, गिव मी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। .13 इट्स कमिंग आउट टू बी 80.113। सबका यही है तो 84.13, सो 84.13%। चलो ठीक है, इसका मतलब वहां पर जिस चीज को मैंने z बोला था, यहां पर मैंने उसको क्या बोल दिया? प्रोबेबिलिटी बोल दिया। वहां पर जिस चीज को z बोला था, यहां पर मैंने उसको क्या बोल दिया? k बोल दिया। सो हियर k इज व्हाट? z ओनली, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये जो k है किस पे डिपेंड करता है? k डिपेंड करता है परसेंटेज डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ध्यान से सुनो इस बात को, टेक प्रॉपर केयर, कॉन्सेंट्रेट करके सुनो इस बात को। सो हियर k, सो आई विल से हियर k डिपेंड्स अपॉन, हियर k डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, परसेंटेज डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यहां पे k डिपेंड कर जाती है किसके ऊपर? परसेंटेज डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के ऊपर। अभी हमारी परसेंटेज डेफिनेशन क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की? 5% है। प्रेजेंटली हम जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं वो 5% के लिए डिफाइन करते हैं। सो परसेंटेज डेफिनेशन, सो आई विल से दिस इज परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन एंड द वैल्यू ऑफ k। तो परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन एंड द वैल्यू ऑफ k। तो अगर मैं बोलूं परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन 0 तो k की वैल्यू इंफिनिटी। अगर मैं बोलूं परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन 5%, k की वैल्यू 1.65। परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन 10% तो हमारे k की वैल्यू आती है 1.29। अगर परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन 20% हमारे k की वैल्यू निकल के आती है 0.85। अगर परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन 50%, अभी करके आए थे, z की वैल्यू कितनी आती है? 0। द वैल्यू ऑफ z विल कम आउट टू बी 0। z को हमने k ही तो बोला है। ये देखो वो आया कुशाल मंडल, k क्या होता है? अरे k का मतलब z होता है, अभी तो बताया। z इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अभी इतनी देर से एग्जांपल देके ये तो बता रहा था, तब तो कमेंट टाइप करने में लगे रहते हैं। अब बोल रहा है सर k का मतलब क्या है? तो k हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर जिससे मैं डिजाइनिंग करता हूं, fm का मतलब है टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ, fck हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है जो हम टेस्ट परफॉर्म करके निकालते हैं, k हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जो डिपेंड कर जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की परसेंटेज डेफिनेशन के ऊपर। इस बात को समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। कैसे? लेट अस सपोज अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करता, इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच 20% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, तो मैं इस इक्वेशन में k कितना लेता? अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करता, इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच 20% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, तो मैं k की वैल्यू कितनी लेता? द वैल्यू ऑफ k वुड हैव बीन टेकन टू बी हाउ मच? अगर हम बोलते कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ बिलो विच 20% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, तो हम k की वैल्यू ले लेते 0.85। पर अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन कर रखा है? अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रखा है एज द स्ट्रेंथ बिलो विच 5% ऑफ द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। तो हम k की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे? हम k की वैल्यू अभी लेके चलेंगे 1.65।
तो प्रेजेंटली हम के की वैल्यू लेके चलेंगे 1.65। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? तो एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ टेस्ट से आएगी, के ये हम टेबल में से निकाल लेते हैं। किस पे डिपेंड करता है? परसेंटेज डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। क्या बच गया? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बच गया? स्टैंडर्ड डेविएशन बच गया। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या से निकल के आता है? अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से निकल के आता है? फिर से ध्यान से सुनना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू किसके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू? स्ट्रेंथ के स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको खुद निकालनी पड़ती है। ये निकालने के लिए कम से कम आपको 30 सैंपल टेस्ट करने पड़ेंगे। 30 सैंपल मतलब 90 स्पेसिमेन। तुम्हारा कोड क्या बोलता है? सिग्मा को निकालने के लिए कम से कम 30 सैंपल टेस्ट करने पड़ेंगे, यानी 90 स्पेसिमेन टेस्ट करने पड़ेंगे। पर अगर आपके पास इतने सैंपल नहीं हैं, क्योंकि अभी तो डिजाइनिंग ही नहीं हुई हमारी, अगर आपके पास इतने सैंपल नहीं हैं तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कोड से उठा सकते हो। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कोड से डायरेक्टली उठा सकते हो। क्लियर है? कोड से डायरेक्टली उठा के आप अपने सैंपल की डिजाइनिंग कर सकते हो। डिजाइनिंग करने के बाद आपने क्यूब को प्रिपेयर किया, क्यूब को प्रिपेयर करने के बाद आपने टेस्ट परफॉर्म किए, टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आप अपना सिग्मा दोबारा कैलकुलेट करोगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोड बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको कम से कम 30 सैंपल के ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर बात तो यह है कि मेरा सैंपल डिजाइन ही नहीं हुआ, तो मैं कंक्रीट कैसे प्रिपेयर करूंगा और टेस्ट कैसे करूंगा उसके ऊपर? तो उस केस में हमारा कोड ये बोलता है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे कोड में से ले लो। अभी बता दूंगा वैल्यू आपको कि कोड में से ये वैल्यू उठा लो आप। पर कोड में से वो वैल्यू उठाने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स मीन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के बाद जब आपने सैंपल डिजाइन कर लिया, डिजाइन करने के बाद कंक्रीट बनाओ, कंक्रीट बनाने के बाद 30 सैंपल प्रिपेयर करो और फिर दोबारा टेस्ट परफॉर्म करके ये सिग्मा निकालो। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो ये प्रोसेस आपको समझ के लिए पता होनी चाहिए। तो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी होती है वो हमारा कोड बताता है, दैट इज गिवन बाय द कोड। और ये डिपेंड किस पे कर जाती है? ये डिपेंड कर जाती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर। सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आप अज्यूम करोगे, ये हमारी कोडल वैल्यू है, डायरेक्टली आप कोड से उठा सकते हो। सो अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, so grade of concrete and assumed standard deviation क्या क्या है? M10, M15, M20, M25, M30 से लेके M60। so M30, M35, M40, बेटा उधर जाओ तुम ऊपर चले जाओ, इधर साइड में बैठो। सो M40, M45, M50, M55 एंड M60। तो ये हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट्स हैं। M10 और M15 के लिए हमारा कोड बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन आप ले लो 3.5। M20 और M25 के लिए हमारा कोड बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो आप 4। और M30 से M60 के लिए हमारा कोड बोलता है आप स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो 5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन टू बी अज्यूम्ड इज 5। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस वाले कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस? मेरी जितनी भी वैल्यू है वो नए अमेंडमेंट के हिसाब से है। व्हाटएवर वैल्यूज आई एम गिवन टू यू इट इज एज पर द न्यू अमेंडमेंट। तो मैं पूरे प्रोसेस को दोबारा डिजाइन रिपीट कर देता हूं। द एंटायर प्रोसेस इज टू बी रिपीटेड। हमारी डिजाइनिंग होती है टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए। टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितना होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स मीन स्ट्रेंथ प्लस के इनटू सिग्मा। कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? टेस्ट परफॉर्म करके निकालेंगे। के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये किस पे डिपेंड कर जाती है? परसेंटेज डेफिनेशन पे डिपेंड कर जाती है। मैंने परसेंटेज डेफिनेशन के हिसाब से आपको के की वैल्यू दे दी। हमने अभी परसेंटेज डेफिनेशन क्या ले रखी है? 5%। तो हम के कितना लेंगे? 1.65। रही स्टैंडर्ड डेविएशन की बात। स्टैंडर्ड डेविएशन कोड बोलता है खुद कैलकुलेट करो। कोड बोलता है खुद कैलकुलेट करो कम से कम 30 सैंपल के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करके। पर अगर सैंपल्स नहीं है आपके पास, आप कोड में से ये वैल्यू अज्यूम करो, सैंपल बनाओ और अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन खुद कैलकुलेट करो। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन योर ओन। अब एक और प्रोविजन हमारे कोड के अंदर, हमारा कोड बोलता है ये वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की आप तभी लोगे
जब आपकी प्रॉपर साइट पे कंट्रोल करी हुई है क्वालिटी, जब आपकी प्रॉपर साइट पे क्वालिटी कंट्रोल है। क्वालिटी कंट्रोल क्या हुआ है, आपने स्टोरेज ऑफ सीमेंट कर रखी है ढंग से, आपने वेट बैचिंग कर रखी है, आप रेगुलर चेक करते हो क्वालिटी के ऊपर। अगर आपने ये सारी गाइडलाइन फॉलो कर रखी है तब तो स्टैंडर्ड डिविएशन आप ये लोगे। पर अगर आपने ये गाइडलाइन फॉलो नहीं करी, आप स्टैंडर्ड डिविएशन को 1 से बढ़ा दोगे, आप स्टैंडर्ड डिविएशन को 1 से इंक्रीज कर दोगे, 1 यूनिट से इंक्रीज कर दोगे। सो 3.5 + 1 हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा। कब? अगर आपने क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ। तो वो 1 मैंने ऐड कर रखा है, साथ में स्टार बना दिया। स्टार का मतलब क्या है? स्टार मतलब ये है कि अगर आपने प्रॉपर स्टोरेज नहीं करी, आपने रेगुलर चेक नहीं किया सारे मटेरियल का, आपने वेट बैचिंग नहीं करी, आपने पीरियोडिकली वर्केबिलिटी को चेक नहीं किया, तो आप 1 यूनिट इसको इंक्रीज कर दोगे। क्लियर है यहां तक की कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? तो इसीलिए पीछे हमें क्या पता होनी चाहिए थी? स्टैटिस्टिक्स की जानकारी भी होनी चाहिए थी। क्लियर है पूरी कहानी? तो अब जाके ये खत्म होता है। नाउ दिस एंटायर प्रोसेस इज फिनिश्ड। चले आगे, शैल वी कंटिन्यू? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हम जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताते हैं, ये मल्टीपल ऑफ 5 में होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताते हैं, ये मल्टीपल ऑफ 5 में चलती है। इट इज ऑलवेज इन मल्टीपल ऑफ 5। अब जितनी भी चीज मैंने आपको बताई, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। वॉट एवर थिंग आई हैव डिस्कस अप टिल टुडे, अप्लाई इट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम। ये सिग्मा पहले क्यों नहीं निकाल सकते? बेटा जब सैंपल ही नहीं बना तो सिग्मा कैसे निकालोगे? टेस्ट करके निकालोगे ना। सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो कंक्रीट पहले डिजाइन करूंगा, सैंपल बनेगा, टेस्ट करूंगा, तभी तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगी। तो जब मेरी डिजाइनिंग ही नहीं हुई तो काय का स्टैंडर्ड डेविएशन? चलो सवाल करो और अप्लाई करके बताओ इसके अंदर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोलता है यूनिएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, यूनिएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट रिजल्ट of 100 cubes of 100 cubes are listed below, of 100 cubes are listed below, of 100 cubes are listed below in increasing order, find the characteristics compressive strength, find the characteristics compressive strength, find the characteristics compressive strength. So 26, 26.5, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 30, 30.5 and so on. चलिए कैलकुलेट करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। पहले से कोड में अज्यूम करने के लिए दिया है और वो अजम्पशन हमारे ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे है। डेटा दिया हुआ है आपको, चेक करके बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या निकल के आ रही है। तो हमने 100 सैंपल टेस्ट किए, 100 सैंपल की जो रिजल्ट निकल के आई उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। अब इस सैंपल के हिसाब से हमें क्या बतानी है? कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बतानी है। वी हैव टू रिपोर्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? तो सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द रिजल्ट फॉल। तो इसका मतलब 100 में से 5, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये 5 हमारी कहानी खत्म हो गई। ये तो सेम ही है, 26.5 सेम ही है, स्ट्रेंथ तो हमारी वही निकल के आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डेटा के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इस डेटा, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए?
अकॉर्डिंग टू दिस डाटा हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए FCK शुड बी इक्वल टू 28 इस डाटा के हिसाब से। पर क्योंकि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मल्टीपल ऑफ 5 में होती है, सो विल से इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, ये 5 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब दो ऑप्शन खुल गए आपके, तो हेंस FCK इज आइदर, तो फिर क्या लिखोगे, मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, इज आइदर 25 और 30, या तो 25 होगा या क्या होगा 30 होगा। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को 30 ले लेता हूं, बताओ 30 से छोटे कितने परसेंट रिजल्ट है, 30 से छोटे कितने परसेंट रिजल्ट है, 30 से छोटे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रिजल्ट आ गए 30 से छोटे। सो 30 से छोटे आपको कितने रिजल्ट मिल रहे हैं, 30 से छोटे आपको 7 रिजल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब M30 क्या नहीं हो सकता, इसका मतलब M30 हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। रीजन बीइंग ये 5% से ज्यादा निकल के आ गया, सो इट कैन नॉट बी 30। रीजन बीइंग क्यों, 7% रिजल्ट falls below this, falls below this, hence FCK क्या होगी हमारी 25 होगी, FCK is 25 only। जरा ये बताना 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर से छोटे कितने रिजल्ट है हमारे, 0, और 0 5% से कम है, 0 is less than 5%। तो इस टेस्ट रिजल्ट के हिसाब से हमारी जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगी वो क्या कहलाएगी, M25 कहलाएगी। इट विल बी टर्म्ड एज M25। $28 क्यों लिए हैं, क्योंकि उससे छोटे 5% रिजल्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो होती है जिससे छोटे 5% रिजल्ट मिले आपको, बिकॉज इट इज मोर देन 5%, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिससे छोटे बस 5% रिजल्ट ही मिले आपको, पर M30 से छोटे आपको 7% रिजल्ट मिल रहे हैं। क्लियर है पूरी कहानी? चलो सफिशिएंट है आज के लिए, बाकी अब कल करते हैं, कल रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो। चलिए, थैंक यू एवरीवन।